एक जगह और, क्योंकि ये मुझे लाइव में जाना है। ओके, वेलकम बैक। एंड अभी ये लिंक जा चुकी है उधर भी, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी। ओपन नहीं किया है अभी, ओपन बाद में करूंगा मैं इसको। मीनवाइल जो मध्य प्रदेश का हम रिवीजन करते हैं उसके अंदर मैंने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वाला पार्ट अभी ख़त्म करा है थोड़ी देर पहले। उसकी वीडियो थर्ड पार्ट जो है उसकी थोड़ी देर बाद, अब जब फ्री होऊंगा तब मैं आई विल मेक दैट अवेलेबल टू एवरीवन। मीनवाइल मध्य प्रदेश क्या है और मध्य प्रदेश के फिजिकल फीचर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनको समझना क्या है। अक्सर हम लोग चूंकि बहुत नॉर्मल किताबों से पढ़ा करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, और अनफॉर्चुनेटली ये एक कॉमन एलिमेंट है ज्योग्राफी के अंदर। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप सिर्फ फैक्ट रटते रहोगे, और फैक्ट्स की कोई सीमा नहीं है। आज ये पढ़ा है, कल वहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो कल हमने वो पढ़ लिया, परसों और कहीं से क्वेश्चन आ गया। कंसेप्ट समझकर फैक्ट याद करिए, बहुत आसान हो जाती है ज्योग्राफी इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट जिन्हें मैं कंसिडर करता हूँ, जिसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती अपार्ट फ्रॉम लर्निंग द फैक्ट्स। सो एक टेम्पोरल डायमेंशन, एक स्पेशियल डायमेंशन हमको लेकर चलना पड़ता है जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। मैं कंसेप्ट्स के ऊपर बात करूँगा और समझाता चलूँगा, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए, कोशिश रहेगी, आगे ऊपर वाला मदद करेगा। सबसे पहली चीज़ होती है कि मध्य प्रदेश का जो प्रेजेंट हिस्सा है वो प्रेजेंट हिस्सा कहाँ से आता है। तो एक सवाल ये कॉमन है कि एमपी किसका हिस्सा था, तो सब लोग फाट से जवाब देते हैं गोंडवाना लैंड का। चलिए मान लिया मैंने कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो क्या पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, या इसके पहले एमपी का ये वाला पार्ट मौजूद नहीं था? इट वॉज देयर। सो गोंडवाना लैंड का सवाल सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स हमको कहां से मिलेंगे, और हमें पता कैसे चलता है कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था? आखिर में लाल कपड़ा पहन के जो बालिका बैठी है वो जवाब देगी। पता कैसे चला कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? बस है, किताब में लिखा, हमने पढ़ लिया, मान लिया, वेरीफाई कौन करेगा? हमारे पास फॉसिल्स मिलते हैं। हमारे पास दो नेशनल पार्क्स हैं जिन्हें हम फॉसिल नेशनल पार्क बोलते हैं, एक ईस्ट में है और एक वेस्ट में है। डायनासोर नेशनल फॉसिल पार्क हमारे पास है धार में। इसी तरह हमारे पास मंडला का फॉसिल पार्क, मंडला में डिंडोरी में है। सो यहाँ हमारे पास जो टाइम पीरियड जिसे हम कार्बोनेशियस या कार्बोनीफेरस टाइम पीरियड से लेते हैं, जो सबसे पहली लाइफ फॉर्म के बारे में बात करता है, दैट इज पैलियोजोइक टाइम पीरियड का, तो दो फॉसिल्स हमारे पास आ जाते हैं, ईस्ट में और वेस्ट में। ये प्रूव करते हैं कि आप उस टाइम पर एक हिस्सा थे, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक ये है कि अड़ोस पड़ोस वाले हिस्सों के अंदर जो फॉसिल्स मिलते हैं वही फॉसिल्स हमें ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं, कंटिन्यूटी मिल जाती है कि हाँ ये फॉसिल्स थे। ये है फॉर्मेशन का पीरियड। लेकिन कौन सा फॉर्मेशन, यहाँ इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो ग्रीन कलर है, यहाँ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ग्रीन में जो नहीं, ऐसे नहीं, कलर में करेंगे। वेयर इज ग्रीन? ग्रीन डिनोट करता है प्लेन्स को, यहां पर इस मैप के अंदर। रेडिश हायर प्लेटूज को, प्लेटूज कौन से प्लेटूज हैं वो अभी समझा दूंगा मैं आपको। बेसिकली ये वाला रीजन भी है मेरा हायर प्लेटूज के अंदर, लेकिन यहां कुछ पार्ट ऐसा मिलता है मुझे जहां पर रेडिशनेस नहीं आएगी। बाकी ये भी एक प्लेटो वाला हिस्सा है। सो रेडिश जहां पर है वो प्लेटोज हैं। देन ब्लैक इज योर हाईलैंड्स, मतलब हायर माउंटेन्स। और कौन सा बचा? बस ना, ब्लू में कहा है? ब्लू में बेसिकली सतपुरा बनाया है मैंने प्लेटोज के अंदर। यहां पर फिजिकल कंपोनेंट्स को जिस ऑर्डर में मैं आपको समझाना चाहूंगा वो आसान बनाने के लिए है, बेहद आसान बनाने के लिए। हमने रॉक्स का कंपोनेंट सिस्टम देखा था। एक चीज बहुत सिंपल सी बताते हैं कि जहां जहां पर एलुवियल प्लेन्स होंगे वहां मेटालिक मिनरल नहीं मिलेगा। मिनरल कौन सा मिलेगा? क्लेज। मिनरल कंपोजिशन के अंदर क्लेज मिल सकती हैं आपको, थोड़े बहुत सैंडस्टोन मिल सकते हैं, जैसे चुनार है एंड पर आता है, उस तरह का स्टोन्स मिलता है। तो प्लेन यानी कि जो ग्रीन बेल्ट बना हुआ है वहां आपको क्लेज नाम का मिनरल मिलेगा, और ये एलुवियल सॉइल्स या मिक्स्ड सॉइल्स टाइप रहती हैं। हालांकि जो नर्मदा वाला बेल्ट है, नर्मदा का ये वाला बेल्ट पर्टिकुलरली, ये ब्लैक कॉटन सॉइल का बेल्ट है। लेकिन यहाँ पर डीप ब्लैक कॉटन सॉइल या गहरी काली मिट्टी नहीं मिलती है, यहाँ मीडियम
काली मिट्टी मिलती है, डिपोजिशन का टाइम है। इसी के साथ में अगला एक और पार्ट मेरा जो उठता है, हमने देख लिया गोंडवाना टाइम पीरियड का, यानी कि ये उस सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, ये पता चल गया हमको किस टाइम पीरियड का था। क्रिटेशियस के अंदर ये टूटना चालू होता है, तो क्रिटेशियस से पहले ये बन चुका था। इसमें दो माउंटेन रेंजेस मिलती हैं। माउंटेन रेंजेस किस तरह की है, यहां सदर्न पार्ट में एक माउंटेन सीरीज चलती है जिसे हम कहते हैं सतपुराज। नाउ सतपुराज गुजरात से शुरू होती हैं, गुजरात के हिमालय से लेकर, गुजरात में हिमालय नहीं है क्या? अरे सॉरी, तुम जाग रहे हो? अरे वेरी गुड। तो गुजरात में कौन सा राज है? पीपल का। अच्छा ठीक है, चलो गुजरात राजपीपला, सुबह सुबह उठा के बुला दिया, रात को 3-4 बजे तक तो सुलाते हो। राजपीपला से महल तक जाएंगे राज करते हुए, पीपल से महल तक। राजमहल हिल्स कहाँ है? बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में, असम में, असम 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 उधर है ना, असम वहां पे, और मेघालय में होगी कंफर्म। फिर कहाँ है? देखो राजमहल हिल्स हमारी क्लास को यही नहीं पता है, शर्म भी नहीं आ रही है इन लोगों को। सर्च कर लीजिए, मोबाइल है आप लोगों के पास, आप लोग मुगल नहीं है तो गूगल कर लें, फिर हमें चुगल कर देना, कुछ आता जाता तो है नहीं हम लोगों को, और हम चले हैं एग्ज़ाम देने। सो ये सदर्न हिस्से के अंदर एक माउंटेन सीरीज़ है हमारे पास, जो बेसिकली एक और कंसेप्ट समझ लीजिए, कई लोग यहाँ नहीं जानते, क्योंकि कंसेप्ट के ऊपर MPPSC वाले पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। मैं बहुत छोटे में बताऊंगा कि एक होता है सिंगल माउंटेन, स्टैंड अलोन होता है, हो सकता है अकेला खड़ा हुआ है, पॉसिबल है, वोल्केनिक माउंटेन्स या डोम माउंटेन्स ऐसे होते हैं। साथ ही साथ में जब कुछ माउंटेन्स एक साथ आ जाते हैं और एक ही टाइम पीरियड पर एक ही स्टाइल में बने होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सीरीज। सीरीज मिलकर कई बार रेंज में आ जाती हैं, और कई बार जब टाइम पीरियड अलग हो जाता है, प्रोसेसेस अलग हो जाते हैं, तो ब्रॉडर तौर के ऊपर हम उनको ग्रुप की संज्ञा दे देते हैं। या और हिस्से के अंदर अगर हम चले जाएं तो कल क्या है वो, साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट हिस्से के अंदर कार्डिलेरा ग्रुप या कार्डिलेरा, ये तरीका होता है समझने का। इस पे क्वेश्चन आया था पहले, और कई लोगों का वो क्वेश्चन गड़बड़ हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेमिंग भी उस तरह से नहीं करी गई थी। तो ये माउंटेन रेंज है, सतपुराज आर माउंटेन रेंज। ना विंध्याचल है, तो विंध्याचल कहाँ से शुरू होता है? सो कहते हैं झाबुआ के पास कहीं जगह पे से शुरू हो जाता है, इस पॉइंट पे से। यहाँ इस पेन से मत बनाओ वरना सब गड़बड़ कर जाएंगे। हाँ, कहाँ से शुरू होता भैया? अरावली से शुरू होता है। वाह 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 वाह, कितनी अच्छी बात है। और कहाँ तक जाता है विंध्याचल? किस जगह तक? कहाँ? यूपी यूपी में कहाँ? लो, यही नहीं पता तुम लोगों को, तो क्या करने जा रहे हो तुम लोग? ये तो MP की ज्योग्राफी है। क्या पढ़ा आप लोगों ने? इन्हें अगली बार MP की ज्योग्राफी के रुलाने वाले सवाल डालने पड़ेंगे। हाँ, 70 के ऊपर आके उछल गए हम लोग, तो थोड़ा 50 के नीचे ले आऊँ, तुम लोगों को एक पेपर बनाते हैं, है ना? 30-40 कर लो तो चैलेंज वाला काम करते हैं। हाँ भाई, कहाँ से कहाँ तक? छोटा नागपुर तक जाता है, बड़े नागपुर से। विंध्याचल छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ पर है ये? सर ये तो पक्कों में मिजोरम में होएगा। छोटा नागपुर किधर है? पक्का? JK लिख दूं कि JNK लिखूं? JK में फिर तुम बोलोगे जम्मू एंड कश्मीर कहाँ लिख दिया? ओके, सो ये क्या हो गया मेरा? छोटा नागपुर झारखंड। इधर कहाँ है? इन दोनों के बीच में कौन सा हिस्सा है? इस तरफ ईस्ट में यहाँ पर बहुत करीब में अरावली की सीरीज रहती है। अरावलीज इस तरह से जब चलती है, तो यहाँ पर मेरे पास एक रिफ्ट वैली है, जिसे हम एक और कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये वाली जो रिफ्ट वैली है, ये पूरी नॉर्थ में नर्मदा सोन ट्रो के नाम से जानी जाती है। पहला, इसे नर्मदा सोन रिफ्ट भी बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली इसका जो असली नाम होना चाहिए वो है इंटर कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक जोन। सो नर्मदा सोन ट्रो है। नर्मदा वेस्ट में बहती है, सोन ईस्ट में जाती है और गंगा की ट्रिब्यूटरी बनती है। सो कुल मिलाकर जो ये दो माउंटेन सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हैं, इनका टाइम पीरियड अलग अलग है।
जब हम फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे होते हैं तो फिजिकल फीचर्स के कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एमपी में रिवराइन आइलैंड मिलेगा, ओशियानिक आइलैंड नहीं मिलेगा, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। सो जो मेजर कंपोनेंट आपके पास आते हैं फिजिकल में, पहला होता है माउंटेन्स, हिल्स एंड प्लेटोज एंड प्लेन्स। साथ ही साथ में कुछ स्पेशल फीचर्स बनते हैं, डेजर्ट्स, ग्लेशियर्स, आइलैंड्स। बेस चूंकि ओशियानिक नहीं है, लैंडलॉक्ड है, इस वजह से समंदर वाला कोई असर यहां नहीं होना। सो हमारे पास डेजर्ट नहीं है, हमारे पास ग्लेशियर नहीं है, हमारे पास आइलैंड नहीं है, लेकिन हमारे पास माउंटेन्स हैं। दो तरह के माउंटेन्स हैं, नॉर्थ में विंध्याचल, साउथ के अंदर सतपुरा, बीच में नर्मदा सोन ट्रो है। जब हमने टाइम पीरियड देखा, अब इसके बाद हमारा जो काम आता है सेकेंड स्टेज पे, जब हम फिजिकल फीचर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब इन चीजों के ऊपर प्रोसेस कौन सा लगा और कब बना। पहले तो ये बोल दिया कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन क्या गोंडवाना लैंड के टाइम पर बना? नहीं। इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग टाइम पीरियड पे बने हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड, जो अर्लीस्ट टाइम पीरियड है, वहाँ की चट्टानें भी मौजूद हैं, जो मैंने पहले सेशन लिए हैं। उससे क्लियर पता चलता है कि ये वाला हिस्सा बहुत पुराना है। विंध्यन रॉक सिस्टम प्री कैम्ब्रियन में आती है, लगभग 1.5 बिलियन ईयर से लेकर 600 मिलियन ईयर्स तक, 900 मिलियन ईयर का कुछ हिसाब किताब है। वो बहुत लंबा समय काल है, ऑलमोस्ट 900, मतलब 1 अरब साल में कितने कम पता नहीं, 1 अरब साल में कितने, 100 करोड़ साल कम, 100 करोड़ साल कम है, 900 करोड़ साल का है हिसाब किताब। तो ये जो काम है हमारा, इस काम के अंदर 900 करोड़, 90 करोड़, 900 करोड़, वॉट एवर, मिलियन बिलियन ही अच्छा है, मिलियन बिलियन अच्छा है अपना। अब ये टाइम पीरियड को अगर देखते हैं तो अरावली सबसे पहले एक फोल्ड माउंटेन की तरह खड़े हुए थे। ये जो रेड वाला पोर्शन है नॉर्थ के अंदर, और ये सदर्न टिप्स, खासतौर पे ये वाला हिस्सा, इसके साउथ का माइकाल प्लेटो वाला हिस्सा, ये फोल्ड माउंटेन्स थे किसी समय पर। फोल्ड माउंटेन घिस जाते हैं। फोल्ड माउंटेन जरूरी नहीं है कि पूरे वोल्केनिक बने। इसका एक एग्जांपल बड़ा सिंपल है कि आपको बहुत अच्छे से, जब आप हिमालयास पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप ट्रांस पढ़ते हैं, ट्रांस के बाद आप ग्रेटर पढ़ते हैं, ग्रेटर के बाद लेसर पढ़ते हैं, लेसर के बाद शिवालिक पढ़ते हैं। यहाँ हर जगह पर फॉल्ट्स मौजूद हैं। ये जो फॉल्ट्स हैं ये हमारा टर्शियरी ग्रेनाइट से बना, ये सेडिमेंट्री है, ये सेडिमेंट्री, इसके अंदर ग्रेनाइट भी, नीज भी है। सो सेडिमेंट्री डिपॉजिट ऊपर आ सकता है अगर फोल्ड का कन्वर्जेंस इतना तगड़ा ना हो। अगर कन्वर्जेंस तगड़ा है तो धरती की सतह के नीचे जो टर्शियरी टाइम पीरियड के अंदर ग्रेनाइट बना था वो ऊपर आ गया, हिमालय की पीक ग्रेनाइट से बन जाती है, लेकिन वहीं पर दूसरी पीक सेडिमेंट्री से बन सकती हैं। सो ये जो बना विंध्याचल, ये इग्नियस फॉर्मेशन नहीं था, ये अरावली के बाद वाला टाइम पीरियड आता, लेकिन प्री कैम्ब्रियन है। तो सबसे पहला कब बना विंध्याचल? सो इट्स अ प्री कैम्ब्रियन। डेट इसलिए नहीं बता सकते, बट ये जरूर है कि विंध्या रेंजेस जो हैं, जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं, उनके बनने के पहले है। सो 1.5 बिलियन ईयर्स के पहले कभी बना था, ये है कंफर्म। अब घिस गया, प्लेन हो गया एक तरह से, थोड़ी बहुत पीक्स बची हैं इसके अंदर, बाकी सारी चीजें आसपास डिपॉजिट्स में चली गई, तब जाके ये इरोजन में आ गया। देन फिर से जब इंडिया आके टकराया यूरेशियन प्लेट से, तब एक कंप्रेसिव फोर्सेस जो लग रहे थे, उसमें ये रिफ्ट वैली कंप्रेस होना चालू हुई। यहाँ पे हमें पता भी नहीं चलता जबलपुर हवेली नरसिंहपुर के आसपास कि यहाँ रिफ्ट वैली भी है। वो लेवल हायर पे आ गया है, मतलब एक लो प्लेटो के हिसाब से आ गया है वहाँ पर। सो जब वो कंप्रेशन हुआ तो ये हिस्सा ऊपर उठने लगा। सो अब हम इसको ब्लॉक बोलें या ओरिजिनल फॉर्मेशन फोल्ड बोलें, इसलिए विंध्यंस का टर्म जो मिलता है उसे हम बोलते हैं रेलिक्ट माउंटेन। यह है इसका कंसेप्ट। पहले फोल्ड थे, बाद में ये घिसे, वेदर डाउन हुए, और वापस जब कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे थे तो सदर्न पोर्शन उठना चालू हो गया है। सो वो ब्लॉक माउंटेन्स है। सो सारा फोर्स जो एक्ट कर रहा है विंध्यन के साउथ में, ये विंध्यन का साउथ है और ये सतपुरास का नॉर्थ है। तो आपको इस बेल्ट के अंदर नर्मदा वैली के नॉर्थ में और नर्मदा वैली के साउथ में, दिस इज द नर्मदा वैली, इसका नॉर्थ ये हुआ, इसका साउथ ये हुआ। अगर मैं इसको अब हटा दूं, अब आपको क्लियर रहेगा। इस पोर्शन पर आपको हायर माउंटेन्स मिलेंगे, चाहे आप नॉर्थ जाइए या आप साउथ जाइए। कहां पर? सेंट्रल मध्य प्रदेश से वेस्टर्न मध्य प्रदेश तक। ईस्टर्न मध्य प्रदेश के अंदर ये माउंटेन्स के बीच में से चलती है, दैट इज माइकाल में से। माइकाल पहाड़ नहीं है, माइकाल प्लेटो है। सो पहला कंसेप्ट ये था। सतपुरास कैसे बने?
सो सतपुरास एग्जिस्ट करते हैं ब्लॉक माउंटेन के तौर के ऊपर, जो कन्वर्जेंस जोन के अंदर कंप्रेसिव फोर्सेस से निकलकर ऊपर उठते हैं। सो जिन्हें हम सतपुरा माउंटेन बोलते हैं वो हर्स्ट है, HORST, और जहां जहां उसकी वैलीज हैं वो ग्रैबन कहलाएगा। ग्रैबन, G फॉर गड्ढा, वहां से याद रख लीजिए। सो ये वाला हिस्सा मेरा सतपुरा का, दिस इज ब्लॉक। अब ब्लॉक है, इसी वजह से यहां पर वेरिएशन है सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स का। कुछ जगहों के ऊपर यहाँ मेटामॉर्फिक चट्टानें मिलती हैं, कुछ जगहों पे यहाँ सेडिमेंट्री मिलती हैं, यहाँ पर कभी कभी रेयर में इग्नियस मिलती है। विंध्यन के अंदर अमूमन हम पूरे को अगर देखते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री। ऐसा सेडिमेंट्री है जिसके अंदर बहुत कम जगहों पे मेटामॉर्फिज्म हुआ है, लेकिन हुआ है। तो जो चीज़ धरती की सतह के अंदर थी वहाँ कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, प्रेशर मेटामॉर्फिज्म, थर्मल मेटामॉर्फिज्म ज़्यादा होगा, और उस तरह की चट्टानें हमको सतपुराज में मिलती हैं। इट प्रूव्स कि किसी समय यह हिस्सा पानी के भीतर था, किसी समय यह हिस्सा काफ़ी ज़मीन के अंदर था। एक एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। कटनी से लेकर जबलपुर का साउथ वाला जो हिस्सा आ जाता है, वहाँ पर हमें मार्बल मिलता है। मार्बल रॉक लाइमस्टोन का मेटामॉर्फ रूप है, कायांतरित, रूपांतरित, दोनों ही बोलते हैं, तुम क्या बोलोगी? रूपांतरित, ठीक है, जो टेक्निकल है वो लिखेंगे हम। सो ये जो मेटामॉर्फिज्म हुआ था ये सतह के नीचे हुआ था, जहां पर मैग्मा का डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ। मार्बल कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म से बनता है, और सबसे अच्छी क्वालिटी का मार्बल कहा जाता है अभी सतह के नीचे है, ऊपर नहीं है। जैसे इटली का मार्बल है तो पहाड़ों के रूप में ऊपर बाहर निकला हुआ है, इसलिए पहाड़ खोदना आसान होते हैं, पहाड़ काट दिया। लेकिन यहाँ तो ज़मीन के अंदर जाके मार्बल निकालना है, माइनिंग करना है। तो अच्छा मार्बल तो भी कहा जाता है कि नीचे है, सतह के अभी नीचे, अभी निकला भी नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ मार्बल। ये प्रूव करता है कि ये हिस्सा ऊपर उठकर आ गया। सो जब मैंने आप लोगों को एक स्टार्टिंग में बात बोली थी कि ये पोर्शन ऐसा हायरलैंड पोर्शन है जहां पर लो लाइंग प्लेटोज हैं, प्लेटो का हिस्सा है पूरा, प्लेन, प्लेटो और हिल्स और माउंटेन्स, इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडजॉइनिंग एरियाज, विद रिस्पेक्ट टू एडजॉइनिंग एरियाज, प्लेन्स के अंदर नहीं होता। प्लेन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है लोअर प्लेन, एक होता है हायर प्लेन। लोअर प्लेन समंदर के किनारे मिलते हैं जो 150 मीटर तक की हाइट रखते हैं। हायर प्लेन्स 150 से 300 मीटर तक की हाइट रखते हैं। रफली 300 से 600 मीटर या 300 से 450 मीटर तक की हाइट रखने वाले को हम लो प्लेटो बोलेंगे। इसमें बॉर्डर लाइन एरियाज में हिल्स हो सकती हैं, प्लेन्स के अंदर हिल्स हो सकती हैं। दे आर फॉर्म नेचुरल प्रोसेसेस हैं, दूसरे प्रोसेसेस से, डिपोजिशन से या वेदरिंग के प्रोसेसेस से बन सकते हैं। साथ ही साथ में जब हम हिल्स की बात करते हैं तो जनरली विद रिस्पेक्ट टू एडजॉइनिंग एरिया 600 मीटर तक की हाइट वाले को हम हिल बोलते हैं, वहीं पर 600 मीटर तक हमें प्लेटोज भी मिलते हैं। इसके ऊपर अगर हम बढ़ जाते हैं तो हायर हिल्स आती हैं और 900 मीटर के ऊपर से माउंटेन रेंजेस शुरू होती हैं, माउंटेन्स शुरू होते हैं। सो ये कंसेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू द एडजॉइनिंग एरिया, अपने आसपास के इलाके से कंपेयर करते हुए। इसका एक एग्जांपल है तिब्बत का प्लेटो 6000 मीटर, 5500 से 6000 मीटर तक की रेंज का है, उसे हम क्या बोलेंगे? वो तो माउंटेन हो गया, बट वो फ्लैट है, प्लेटो है, विद रिस्पेक्ट टू एडजॉइनिंग एरिया उतना नहीं उठा हुआ है। वो भले ही वहां पर बहुत ऊपर उठा हुआ है, 6 किलोमीटर समंदर की सतह से उठा हुआ है। तो जो कई जगहों पे लिख दिया जाता है कि समंदर की सतह प्लेन्स एग्रीड है, लेकिन प्लेटोज, हिल्स और माउंटेन्स एग्रीएबल नहीं होते, वो रिस्पेक्ट टू द एडजॉइनिंग एरियाज के हिसाब से आते हैं। सो ये एक कंपोनेंट है जो दो मेजर ब्लॉक्स में बना है। नाउ अगर ये यंग फोल्ड माउंटेन होते तो हमको हिमालय जैसी पीक्स दिखती, लेकिन ये बहुत पुराना माल है जिसके अंदर पड़े पड़े धूप में घाम खा खा के तिड़क गया, बारिश में बिखर गया और हवा से उड़ फुड़ा गया। सो वेदरिंग एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है, तो अरबों साल की वेदरिंग यहाँ पर है। वेदरिंग जब हमें मिलती है तो उस वेदरिंग के साथ हमारे पास इरोजन्स मिलना चालू होते हैं। इरोजन दो तरह का मेजर है। यहाँ पर ग्लेशियल इरोजन का रेमनेंट पार्ट मिलता जरूर है, बट उसको कंक्रीट तौर पर कह देना कि ये ग्लेशियल है बहुत माइनर हिस्सा है, इसलिए हम उसको स्किप कर देते हैं, हम नहीं पढ़ते। जब हम बाकी इरोजन की बात करते हैं तो पानी से होने वाला इरोजन और हवा से होने वाला इरोजन मेन होता है। एमपी के अंदर जब ये इक्वेटोरियल रीजन में ट्रैवल कर रहा था तो बारिश बहुत ज़्यादा थी। साउथ में, साउथ पोल के पास ये टूटना चालू होता है। इंडिया जब गोंडवाना लैंड से अलग होता है, अफ्रीका से अलग होता है, मेडागास्कर से अलग होता है और ट्रैवल करता है 90 डिग्री ईस्ट के तहत एंड ट्रैवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट एंड इक्वेटोरियल वर्ल्ड। इक्वेटर क्रॉस करने के बाद ये इक्वेटर को ऊपर जाता है और यूरेशियन प्लेट से टकरा जाता है इंडिया।
अब जब ये काम हो रहा था तो वेदर अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलता है। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एमपी माथा था ऑलमोस्ट, एमपी के ऊपर कुछ नहीं था, हिमालयाज नहीं थे, गंजेटिक प्लेन्स नहीं थे। अगर इंडिया को आप ऑब्जर्व करेंगे, जब इंडिया नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था, दैट मीन्स वेस्टवर्ड और इक्वेटोरियल वर्ड, वेस्टवर्ड एंड इक्वेटोरियल वर्ड। सो गुजरात वाला हिस्सा नहीं था, थोड़ा बहुत अरावलीज था, फिर ये वाले प्लेटोज थे, इधर आपका मेघालय था, यहाँ पर मेघालय ऊपर चढ़ेगा, ये हिस्सा पानी के अंदर चला गया था। तो जो इंडिया आज आप देखते हो वैसा इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा था, देयर वेयर नो प्लेन्स। सो अगर मैं इस हिस्से की बात करता हूं, जो ये ग्रीन बेल्ट है, इट वॉज एब्सेंट, था ही नहीं, पानी था। पानी कौन सा था? समंदर का पानी था। और इस टाइम पर ये जो रिफ्ट है, दिस रिफ्ट, कहाँ गया मेरा गैप? ओके, ये है एमपी ना, हाँ हाँ, वो एमपी का ये वाला गैप भी तो बनाना ना मुझको, बेसिकली ये वाला गैप भी तो बनेगा। अब यहां से पानी अंदर घुसना चालू होता है, समंदर का पानी। तो क्या सी इंक्रेस किया था एमपी के अंदर? सवाल आता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आज तक देखने को नहीं मिला, प्रीलिम्स में तो कम से कम, कि क्या एमपी के किसी पार्ट में ओशियानिक डिपॉजिट्स के एविडेंसेस मिलते हैं? यस, मिलते हैं। उमरिया बेल्ट तक थोड़े बहुत हिस्सों के अंदर हमें पता चलता है यहाँ पर किसी समय शैलो सी था, मरीन वाटर, मरीन एनिमल्स के डिपॉजिट्स यहाँ मिलते हैं। सो दैट प्रूव्स कि यहाँ पानी घुस गया था। इसी तरह से जो ये बेल्ट है, इसके अंदर भी इंग्रेशन हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं था। तो हमें इस बेल्ट में, जो वेस्टर्न बेल्ट है, उसके अंदर नहीं मिलता। लेकिन ये पता चलता है कि जो धार वाला बेल्ट था, ये लो लाइंग एरिया था और यहाँ पे मलबा काफ़ी आके इकट्ठा हुआ था। सो कुल मिला के जो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग हिस्सों के अंदर चीज़ें बनती हैं, वो किस समय क्या क्या बनती हैं। अब इरोजन करिए। इरोजन आप जब करेंगे तो पानी का बहाव पहाड़ नहीं चढ़ेगा, पानी का बहाव लो लाइंग एरियाज पे जाएगा। सो जब हायर एरियाज इस हिस्से में है, क्या बोला है हमने, ये हिस्सा हायर है, ये हिस्सा हायर है, ये पहाड़ों की रेंजेस चल रही हैं, हायर लैंड्स हैं, ये हायर लैंड्स हैं, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। रेड पोर्शन इज हाईलैंड्स, ये शिवपुरी का प्लाटो है, हाईलैंड्स हैं। मैं ग्रीन करके गलत कर दिया, रेडी रहने देना था। सो ये हाईलैंड्स में से नदियाँ बहना चालू होती हैं और छोटी छोटी नदियाँ इन प्लेटोस को कार्व करती हैं, उसी तरह से कार्व करती हैं जिस तरह से डेक्कन प्लेटो को बड़ी नदियों ने कार्व किया है। चाहे वो महानदी हो जो ईस्टर्न हिस्से के अंदर कार्विंग करती हुई जाती है, चाहे साउथ की गोदावरीज हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ये सारी नदियाँ वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती हैं और फिंगर जैसी वैलीज़ के अंदर चलती हैं। वो रिवर वैलीज़ प्लेटोज़ के अंदर आती हैं। इसी तरह से एमपी के अंदर मालवा प्लेटो के अंदर की जो रिवर ड्रेनेज सिस्टम है वो हाईलैंड से निकलता है और नॉर्थवर्ड फ्लो करता है, क्योंकि इस पूरे हिस्से का ढाल नॉर्थ की तरफ है। सो नर्मदा घाटी के नॉर्थ में, नर्मदा सोन ट्रो के नॉर्थ में एक जनरल ट्रेंड मिलता है नॉर्थवर्ड्स। लेकिन जैसे ही हम इस पोर्शन में आते हैं, चूंकि ये एक प्लेटो का ब्रेक हो जाता है, हमें वो ट्रेंड मिलने लगता है नॉर्थ ईस्ट, एंड ये और ज्यादा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाता है। सो ये टिल्ट है, ये ढाल नॉर्थ का हुआ। इसी तरह से अगर हम साउथ का ढाल देखते हैं तो माउंटेनियस रीजन ढाल बनाता है। इस तरफ महानदी बेसिन लग जाता है, तो एक ढाल इधर आता है, स्लोप या रिलीफ, एक स्लोप साउथवर्ड चलता है। इस पूरे बेल्ट का एक हिस्सा साउथवर्ड है और एक हिस्सा नॉर्थ की तरफ जाता है। नॉर्थ में तवा है फॉर एग्जांपल, यहां की जितनी नदियां हैं नॉर्थ में निकलने वाली नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। साउथ में इस हिस्से की जितनी नदियां हैं, ईस्ट हिस्से की, ईस्ट वेस्ट, यहां पर आपको गोदावरी का बेसिन मिलता है। सारी ट्रिब्यूटरीज टू गोदावरी है एक्चुअली प्राणहिता। यहां पर हमारे पास एक और नदी निकलती है, दैट इज योर तापी और ताप्ती, वन एंड द सेम थिंग। तो ये ताप्ती का बेसिन हो जाता है। अब यहां मालवा प्लेटो के ऊपर तो नदी नहीं चढ़ाओगे, उल्टे बांस बरेली नहीं जाएंगे। सो एक नदी का सिस्टम यहां शुरू होता है जो पैरेलल चलता हुआ साउथवर्ड जाता है, दैट इज माही, जो धार के अंदर से निकलता है। एक्चुअली धार सरदारपुर के पास से कहीं निकलता है एंड इट ट्रैवल्स थ्रू बांसवाड़ा, जहाँ पे माही बजाज सागर डैम है, बड़ा डैम है, और फिर वो साउथवर्ड ट्रैवल करती है पैरेलल टू द साबरमती एंड लूनी, और ये मिलती है खंबात में। सो ये कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट। रिलीफ पैटर्न क्या है, रिलीफ पैटर्न के साथ साथ डिविजन्स कैसे हैं।
नाउ अगला जो एक और कंसेप्ट आता है कि हमारे पास आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज किस तरह से हैं। सो एडजॉइनिंग एरियाज में यहां पर विदर्भ के प्लेन्स हैं, विदर्भ प्लेन्स। अब ये जो विदर्भ के प्लेन्स हैं ये कनेक्टेड हैं गोदावरी से, गोदावरी बेसिन से, और यहाँ पे मॉनसून प्लेन्स के अंदर आराम से एंटर करता है। मॉनसून जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच का होता है वो गोदावरी महानदी नॉर्थ में, गोदावरी बेसिन साउथ में, यहाँ से ये एंटर करता है और ट्रैप हो जाता है। बादल रुक जाते हैं क्योंकि पहाड़ आ जाते हैं सतपुरास के। इसी तरह से जो वेस्ट है, वेस्ट के अंदर हमारे पास जो नर्मदा है, दैट इज नर्मदा तापी, ये दोनों वैलीज एक रास्ता बना देती हैं मॉनसून की एंट्री का। और यहाँ पर हमारे पास अरेबियन सी की ब्रांच का मॉनसून आता है। दोनों ब्रांचेस, चाहे एएस की ब्रांच हो या बीओबी की ब्रांच हो, ये साउथ वेस्ट मॉनसून कहलाते हैं। दोनों साउथ वेस्ट मॉनसून है। ये नहीं कहना कि ये ईस्ट का है या ये वेस्ट का है, दोनों साउथ वेस्ट की हैं, लेकिन बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, अरेबियन सी ब्रांच है। अब ये दोनों जब मॉनसून आते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ जून में बारिश होना चालू हो जाएगी, रफली 15 जून तक बारिश आने की संभावना रहती है, तब इस हिस्से के अंदर से बादल एंटर होंगे। यहां पर जब एंट्री होगी सो इस हिस्से के अंदर बारिश होगी, इस हिस्से के अंदर बारिश होगी, बिकॉज बादलों को तिब्बत पुल कर रहा है, खींच रहा है, क्योंकि वहां पर एक लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है जो वैक्यूम क्लीनर की तरह सक्शन कर रहा है नॉन स्टॉप। अब इसकी वजह से हमारे यहां पर रेनफॉल होती है। रेनफॉल 3 तरह की होती है। पहली वाली कन्वेक्शनल, सबसे पहले कन्वेक्शनल इक्वेटर के ऊपर, जनरली जहां गर्मी ज्यादा है, जहां पानी ज्यादा है, कन्वेक्शनल बादल बनेगा, बादल ऊपर चढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा लैप्स रेट आता है, उसकी वजह से ठंडा होगा और बारिश होने लगेगी। सो दैट इज कन्वेक्शनल रेन। ये ओशियानिक रीजन में होता है, मध्य प्रदेश ओशियानिक रीजन में नहीं आता, तो ये वाली रेन हमारे यहाँ नहीं होगी। दूसरी एक रेन तब होती है जब गर्म हवा जो मॉइस्चर लेडन है, यानी जिसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है, वो ठंडी हवा से मिलती है। गर्म हवा हल्की होती है, वो ठंडी हवा के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है वो ठंडी हो जाती है, उसके अंदर सैचुरेशन आ जाता है और प्रेसिपिटेशन होता है। इसे हम कहते हैं फ्रंटल रेन। तीसरी तरह की वो रेनफॉल है जो समंदर की सतह के आसपास बादल चलते हैं, और जब पहाड़ आते हैं तब वो पहाड़ों को क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं, ऊपर उठने की कोशिश करते हैं एटमॉस्फेयर में, और ठंडे हो जाते हैं, सैचुरेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है। इसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। एक चौथा पैटर्न और है साइक्लोनिक, उसको हम अभी छोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर मॉनसून सिस्टम कौन सा वाला? समर मॉनसून, दैट इज दी साउथ वेस्ट मॉनसून। इससे बारिश होना चालू होती है, साउथ से बादल आते हैं और बादल घुसते हैं रिवर वैलीज से, और वैलीज से घुस के वो पहाड़ों में टकराते हैं और खूब सारी बारिश करते हैं। इसी वजह से दिस बेल्ट इज द मोस्ट वेट बेल्ट। सेकंड, ये भी पहाड़ है, जहां काला है वो ज्यादा ऊंचा है, माउंटेन्स है, यहां बारिश ज्यादा होती है, ये भी हिस्सा रेनफॉल का है। ये हिस्सा भी यहां ट्रैप करता है क्योंकि बहुत सारे माउंटेन्स बने हुए हैं, हाईलैंड है, लोलैंड है, हाईलैंड है, लोलैंड है, तो यहां पर भी टकराव होता है, बादलों का ट्रैपिंग होती है और बादल बरसते हैं। सो ईस्ट का हिस्सा, साउथ से लेकर ईस्ट तक का हिस्सा जनरली स्पीकिंग काफी बारिश देता है। सबसे ज्यादा 200 से 225, 199 कब देखा? उसमें है, कोई बात नहीं, हम 200 के आसपास लेते हैं इसको। 200 के ऊपर तक की रेनफॉल यहाँ होती है। 200 से कम वाला रेंज यहाँ आता है, दैट इज रफली अराउंड 175 टू 200। ये वाला रीजन इससे कम हो जाता है, 25 सेंटीमीटर और कम कर लें। ये हिस्सा फिर ऊपर उठा हुआ है, तो यहाँ बारिश अच्छी होती है। ये रीजन बारिश का है, दिस पार्ट इज द रेनफॉल पार्ट, ये पार्ट बारिश का पार्ट है। इसके बाद ये बारिश धीरे 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 कम होती जाती है, और ये जो पट्टे चलते हैं, दिस पट्टा एंड दिस पट्टा, दे आर ड्राई साइमल्टेनियसली। दिस पार्ट चूंकि ये प्लेन्स का हिस्सा बन जाता है, बुंदेलखंड स्लोप में चले जाता है, मर्ज होने के लिए प्लेन्स से, यहां पर भी बारिश कम है। सो लोएस्ट रेनफॉल इज इन दिस साइड। साथ ही साथ में यहां पे बारिश कम है क्योंकि प्लेन्स में आ रहे, कोई रोकने वाला नहीं है। सो ये वाला हिस्सा जो पूरा नर्मदा बेसिन है, दिस पार्ट, दैट इज ऊपर हमारे पास यहां पर अलीराजपुर हिल्स हैं, बहुत छोटे से में। अलीराजपुर हिल्स विंध्यन का हिस्सा नहीं है,
अलीराजपुर हिल्स विंध्यन का हिस्सा नहीं है। झाबुआ हिल्स विंध्यन का हिस्सा नहीं है क्योंकि इस इलाके के अंदर विंध्यन कंपोनेंट नहीं मिलता। झाबुआ के पास से विंध्यन शुरू जरूर होता है, लेकिन ये जो हिल्स हैं इसका डिपोजिशनल जो लेवल माना जाता है वो आर्कियन है, धारवाड़ है, नो विंध्यन। जब मटेरियल ही नहीं है तो आसपास डिपोजिशन तो मिलना चाहिए, कहीं तो मिलना चाहिए। तो इसी वजह से इस पूरे बेल्ट के अंदर अगर हमें मिनरल मिलता है तो सिर्फ झाबुआ अलीराजपुर में मिलता है, बाकी दूसरा है जो सिंपल है, बट अच्छे मिनरल्स झाबुआ अलीराजपुर। सो ये माना जाता ज़रूर है, लिंक करता है, टिप पर आता है, यानी ज्वाइनिंग है तो यहाँ से शुरू मानते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उसका पार्ट हो, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसका जो जियोलॉजिकल मटेरियल है वो बहुत बहुत पुराना है, आर्कियन उसके बाद का फॉर्मेशन है। सो ये एक कंसेप्ट है छोटा सा कि यहाँ पर ये वाला पार्ट है। अब ये बेल्ट पूरा सूखा चलता है, लेकिन इस बेल्ट के अंदर ट्रैप होना चालू होते हैं बादल और फिर से बारिश होना चालू होती है। सो होशंगाबाद है, हरदा है, नॉर्थ के अंदर देवास डिस्ट्रिक्ट है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ बारिश आपको अच्छी मिलती है, तगड़ी मिलती है। नॉर्थ के अंदर और चलेंगे तो फिर पहाड़ ट्रैप करने लगते हैं, तो रायसेन वाला पार्ट है, विदिशा वाला पार्ट है। विदिशा वाला पार्ट समवॉट यहाँ आता है, जो मेजर मालवा का प्लेटो उससे लो में आता है। तो सारा पानी का हिस्सा यहाँ इंटरनल ड्रेनेज में रहता है और ये एमपी का सबसे प्रोमिनेंट राइस प्रोड्यूसिंग बेल्ट है। दिस पार्ट, द सेंट्रल पार्ट, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग बेल्ट बिकॉज लो प्लेटोज है और बारिश अच्छी है। बारिश इतनी भी नहीं है कम या इतनी भी ज़्यादा नहीं है। सॉइल लुक्रेटिव है क्योंकि लो लाइंग प्लेटो है, आसपास का सारा वेदरिंग, सारा इरोजन इस बेल्ट में हुआ है। ये एक कंपोनेंट है लो लाइंग और हायर एरियाज का। इसी से पता चल जाएगा जहां जहां लो लाइंग बेल्ट होगा वहां आपको डीप ब्लैक कॉटन सॉइल मिलेगी इन दिस पार्ट। इन दिस पार्ट रेड वाला विंध्यन है, रेड वाला पूरा जो ऊपर बनाया है वो विंध्यन है। विंध्यन के अंदर कहीं जगहों पे आपको डिपोजिशन मिल सकते हैं, कई जगहों पे डिपोजिशन नहीं मिलेंगे। दैट इज वोल्केनिक एक्टिविटी, कितनी हुई, कहाँ हुई, कैसी हुई। यहाँ तक कि इनके टिप्स पे भी आपको वोल्केनिक मिल सकती है सॉइल। यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, सिंगरौली के अंदर डेक्कन ट्रैप मिलता है। सो ये एक और एलिमेंट आता है जो इसके ऊपर काम करता है फॉर्मेशन के अंदर। नाउ फॉर्मेशन जब हमारी और चलती है तब हमारे जो पुराने एरियाज थे उन पुराने एरियाज के अंदर हम लोगों ने जब ये पढ़ा था कि आर्कियन टाइम पीरियड के अंदर हमको नॉर्थ में ग्रेनाइट मिलता है, ईस्ट वाले बेल्ट में, इस बेल्ट में ग्रेनाइट मिलता है, यहाँ हमें ग्रेनाइट मिलता है, नीस मिलता है हमको, और इसकी एक क्वालिटी है कि ये पिंक कलर का है। अब जब ये पिंक कलर का है तो ये रेड सैंडस्टोन बनाएगा, और जब ये रेड सैंडस्टोन बनाएगा इसका मतलब इसके अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा है, साथ ही साथ में ये रेड कलर की सॉइल भी बनाएगा। सो विंध्यन वाले बेल्ट के अंदर नॉर्मली स्पीकिंग दिस पूरा बेल्ट अराउंड शिवपुरी के आसपास वाला बेल्ट ये ब्लैक कॉटन का परमानेंट बेल्ट है। साथ ही साथ में ये पूरा बेल्ट ब्लैक का है। यहाँ पे पोर्शंस में ब्लैक मिलता है, पूरा नहीं मिलता ब्लैक, पोर्शंस में है और शैलो होता जाता है, लेकिन डीप लो लाइंग एरियाज के अंदर है। सो सॉइल्स इसी तरह से बनती हैं जो कौन सी जगह पर है। तो ये वो वाली सॉइल्स नहीं कहेंगे कि जो टाइम पीरियड के हिसाब से बनी, ये पेरेंट मटेरियल से बनी हुई है, इसीलिए इसको चूंकि रेगोलिथ से निकली है इसलिए रेगुर बोलते हैं। रेड सॉइल डेवलप हुई सॉइल है, उसको समय लगा है बनने के अंदर। और नॉर्थ में रेड सॉइल प्रोमिनेंट जरूर है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ ब्लैक और रेड का कंपोजिशन है, जैसे ही हम साउथवर्ड आते हैं रेड मिलना चालू होती है, और जैसे ही हम और साउथवर्ड आते हैं येलो सॉइल्स आना चालू हो जाती है। दैट इज लेटराइजेशन हो गया। लेटराइजेशन का मतलब ये होता है उसमें से आयरन एज एन एलिमेंट निकल गया। सो भूरी मिट्टी या सफ़ेद मिट्टी होने लग जाती है सदर्न पार्ट तक आते आते। दिस शोज कि किसी एक समय में बहुत ज़्यादा मॉइस्ट इलाके से ये एमपी निकला था, बहुत बारिश हुआ करती थी, और जो मिनरल कंपोनेंट हैं वो सारे लीच हो गए। इसी तरह से पहाड़ों के टॉप के ऊपर हमारे पास कई जगहों पे लेटेराइट सॉइल मिलती है। लेटेराइट भी उसी का हिस्सा है। जब टॉप सॉइल चली गई मिनरल डिप्लीट हो गया और नीचे चला गया, सतह के नीचे चला गया, एंड दैट इज़ व्हाई ये वो बेल्ट है जहाँ सतह के नीचे मिनरल बहुत मिलता है डिपोजिशन एक्टिविटी से। सो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। अब बेसिक जो कंपोनेंट आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये एक छोटा सा वीडियो है भुप्पी का, बंदर का। उस वीडियो की लिंक मैं शेयर कर दूंगा अभी आप लोगों को, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके अंदर उसने मेजर इलाके जो कहे जाते हैं, जो नेचुरल रीजन्स हैं, हिस्टोरिकल रीजन्स हैं, कौन से प्लेटो कहाँ पर हैं, कौन सा लो लाइंग एरिया कौन सा है, वो कहाँ है, जैसे बेसिन्स हो गए, हिल्स हो गए, प्लेटोज के छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, ये कंबाइंड पूरा मालवा कहलाता है।
दिस इज कंबाइंड मालवा, लेकिन इस मालवा के भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कंजरदा हो गया, कोंतेल हो गया, उमतवाड़ा हो गया, मत है ना, हाँ। एंड देन फिर अगर हम हिल्स की बात करें तो जहाँ जहाँ प्लेटोज अपना टेरेन सडन शिफ्ट करते हैं या प्लेटोज किसी प्लेन्स में मिलते हैं, वहाँ हिल्स मिलती हैं। सो कालीभीत हिल्स एग्जाम्पल के तौर पे। मेजर प्लेटोज अगर आप देखेंगे, सो मालवा प्लेटो आपको बहुत अच्छे से पता है कि दिस बेल्ट इज प्रोमिनेंट मालवा प्लेटो। इसी के साथ में सदर्न पोर्शन में दिस इज बैतूल प्लेटो जो हायर है, छिंदवाड़ा प्लेटो इससे लोअर है, देन सिवनी प्लेटो जो और लोअर है। यहाँ पर अगर हम आएंगे तो पन्ना का प्लेटो, ये वाला पन्ना प्लेटो है, रीवा पन प्लेटो, एंड यहाँ पर हमारे पास आता है रोहतास जो यूपी के अंदर चला जाता है। सो ये कंटिन्यूअम है, पन्ना प्लेटो हाईएस्ट है इन तीनों के अंदर, देन रीवा प्लेटो है एंड देन रोहतास प्लेटो है। ये तीनों रिवर से कटे हुए, मेजर रिवर वैली से कटे हुए हैं, इसीलिए ये प्लेन्स आपको अंदर आते हुए दिखते हैं। यहीं पर यहाँ पर भी वही काम होता है, बैतूल प्लेटो और छिंदवाड़ा प्लेटो के बीच में भी रिवर्स हैं जो डिवाइड करती हैं। ये गोदावरी का रिवर बेसिन आता है। अब रिवर बेसिन हैं तो एमपी के अंदर 10 मेजर रिवर बेसिन हैं, ये वो हैं जो 10 मेजर रिवर्स के अंदर आता है। बेसिन तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं छोटे छोटे। जनरली फर्स्ट ऑर्डर रिवर जो होती है, जिसका अपना खुद का ओरिजिन होता है और अपना खुद का माउथ होता है, दैट इज एंड पार्ट। सो हमारे पास 3 नदियां ऐसी हैं, माही, नर्मदा। नर्मदा कुछ इस तरह से ट्रैवल करती भी आती है, सोन यहाँ से निकलती है, इस तरह से जाती है और इधर निकल जाती है, ये है वैली, सोन वैली। सो नर्मदा इज वन, दिस इज नर्मदा जो यहाँ से निकलेगी, नर्मदा एंड तापी। माही, नर्मदा और तापी तीनों वेस्ट में जाती हैं, लेकिन एग्जैक्ट वेस्ट में नर्मदा और तापी बहती हैं, माही एग्जैक्ट वेस्ट नहीं लेती। माही पहले नॉर्थ चलती है, नॉर्थ वेस्ट टर्न लेती है, यू टर्न लेती है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहना चालू करती है। सो माही अलग तरीके से बहती है, एक तरह से वो मध्य प्रदेश का एक कान बनाती है उधर, सोन इधर एक कान बनाती है। सो सोन का ट्रैवलिंग इस तरह से है, माही का ट्रैवलिंग इस तरह से है। बीच वाली सारी रिवर्स, जिसमें मेजर एक रिवर है चंबल, चंबल नॉर्थवर्ड फ्लो करती है और इस बॉर्डर के साथ साथ चलती है। जो ये प्लेटू हाईलैंड्स हैं, इधर लोलैंड्स हैं, सो इसके साथ चलती है। गांधी सागर आता है, टेक्स द टर्न एंड मूव्स टुवर्ड्स चंबल। चंबल के पास वो यहाँ समवेयर इटावा में मिल जाती है। इसके बाद यमुना चलती रहती है। तो चंबल फर्स्ट ऑर्डर ट्रिब्यूटरी है यमुना की। चंबल इज फर्स्ट ऑर्डर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एंड सेकंड ऑर्डर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, क्योंकि यमुना रीवा के आगे इलाहाबाद, दैट इज प्रयागराज के अंदर गंगा और यमुना संगम करते हैं। सो वहां तक जाते जाते हमारे पास डायरेक्ट गंगा बेसिन में मिलने वाली जो नदियां हैं उनके बेसिन पकड़ो। पहले गंगा, गंगा की फर्स्ट ऑर्डर में आपको सबसे पहले मिलती है सोन। सोन पटना के पहले रफली 80 किलोमीटर पहले गंगा से मिलती है। सोन के नॉर्थ में एक और नदी आती है टोंस। टोंस गंगा में मिलती है, डायरेक्ट गंगा में मिलती है, यमुना में नहीं मिलती। तो ये 2 नदियां हैं जो गंगा की फर्स्ट ऑर्डर हैं। इसके बाद गंगा की पहली ऑर्डर की एक और नदी है यमुना। यमुना की ट्रिब्यूटरीज निकालेंगे तो सबसे पहली नदी जो आपको मिलती है केन, धसान, केन, फिर धसान, देन बेतवा, देन चंबल। ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा बेसिन का हिस्सा है। सो नॉर्दर्न एमपी का मेजर पार्ट गंगा बेसिन का हिस्सा है। तो एक सवाल अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा बेसिन मध्य प्रदेश का किसका है, सो इस गंगा बेसिन। अगर गंगा बेसिन आता है तो सेकंड बेसिन जो सबसे बड़ा बेसिन बनता है वो है नर्मदा का। नर्मदा अपने आप में चलती। तापी का बेसिन बहुत छोटा है, माही का बेसिन बहुत छोटा है, कारण महाराष्ट्र गुजरात के हिस्से जुड़े हुए। वहीं पर फिर एक गोदावरी का सिस्टम चालू होता है जो साउथवर्ड है, जिसमें एक प्रोमिनेंट है वेनगंगा। वेनगंगा है, कान है, पेंच है, ये सब जाके इससे मिल जाती हैं और आगे जाके ये प्राणहिता में कन्वर्ट हो जाती है। जब नदियां मिलती हैं और प्राणहिता फिर गोदावरी में जाके मिलती है, लोकेशन देख लेना कहाँ मिलती है। एंड देन ये गोदावरी का हिस्सा हो गया। एक और बेसिन मेरा यहाँ महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है हसदो। उस हसदो का ये छोटा सा ईस्टर्न पोर्शन मिलता है। हसदो नदी हमारे यहाँ से नहीं निकलती, लेकिन हसदो नदी का बेसिन जहाँ पानी उसमें से आता है, छोटे नदी नाले और जो है हसदो की ट्रिब्यूटरी है वो वहाँ से आता है। सो सबसे नॉर्थ में सबसे पहली सोन जो डायरेक्ट गंगा की है, सोन के बाद टोंस गंगा की हो गई, उसके बाद यमुना चलती है। सो केन, धसान, बेतवा की है। धसान उसकी नहीं है, धसान बेतवा में मिलती, धसान नहीं आएगी। केन है, बेतवा है, चंबल है, सिंध है, सिंध आएगी। तो चंबल ही तो बोल रहा हूँ, सिंध चंबल में जाती है।
दो कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, सिंध या काली सिंध? अरे सिंध। ओके, एक काम करो, WRIS का मैप निकालो आज, वारिस से निकाल लो। आज वारिस देखो, मैप रखा है, वारिस की फाइल अंदर रखी हुई है, एटलस निकालो, उसमें से चेक कर लो। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर करो, कन्फ्यूजन शुड बी एलिमिनेटेड। इसके बाद 3 नदियाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी, माही, नर्मदा और तापी, अपना खुद का बेसिन बनाएंगी, और सदर्न फ्लोइंग रिवर इज गोदावरी। सो 1 2 3 4, चंबल 5, बेतवा 6, केन 7, टोंस, सोन, एक मिसिंग, सिंध। सिंध टोटल 10 हैं, सिंध यमुना में। सो ये आपका रिवराइन बेसिन हुआ। सो ये ओवरऑल सिनारियो के अंदर इन जनरल लेआउट है। जहाँ जहाँ पर आपको पतली रिवर वैली मिलती है, जहाँ पतला गॉर्ज मिलता है, पतली खाई मिलती है, वहाँ पर डैम बनाने का साधन अच्छा है। क्योंकि एमपी दोनों सिस्टम की बारिश को अट्रैक्ट करता है, एवरेज रेनफॉल अच्छी है, इसलिए एमपी को रिवरों का मायका बोला जाता है, नदियों का मायका। एक छोटी सी नदी है जो एमपी के अंदर से बाहर वाले स्टेट से आके बहती है, वो मैं भूल गया हूँ कौन सी है, वो ट्रिब्यूटरी है एक्चुअली किसी और की। अदरवाइज सारी नदियाँ एमपी से निकल कर बाहर जाती हैं, कोई मेजर नदी एमपी में से होती हुई नहीं निकलती जो किसी दूसरे स्टेट्स में से। दैट शोज कि एमपी एक हायर पोर्शन पर है, और इसका रिलीफ सिस्टम, मेजर रिलीफ सिस्टम या तो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, साउथ की तरफ है, या वेस्ट की तरफ है। सो चारों तरफ से। रेडियल इसलिए नहीं बोल सकते, रेडियल के अंदर कुछ डायरेक्शन हमारे पास नहीं है, इस वजह से हम एग्जैक्ट रेडियल नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास साउथ वेस्ट में बहने वाली नदी नहीं है, साउथ वेस्ट में, इस पोर्शन से साउथ वेस्ट में नदी नहीं जा रही, इधर से साउथ वेस्ट नदी नहीं जाती। नाउ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हमको यहाँ कई जगह पे मिलता है, जो हाईलैंड्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पे नदियाँ निकालते हैं। एक एग्जांपल है, जो ये वैली है, इस वैली को अगर आप एक्सटेंड करोगे और इस नर्मदा वैली को एक्सटेंड करोगे तो कहीं ये मिलेगी। यहाँ पर एक दूसरी नदी है जो यहाँ आके मिलती है, ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की। सो ओरिजिनल बेसिन किसी और का था, किसी और मेजर नदी ने उसे कैप्चर किया है। तो रिवर कैप्चर के बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे यहाँ मिलते हैं। नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज को दूसरी नदियों ने रिवर कैप्चर किया हुआ है। सोन जिस वैली में बहती है वो वैली उसने कार्व नहीं करी, वो पहले किसी और नदी ने कार्व करी थी। सोन नाउ कैप्चर्स इट। सो या सुपर इम्पोज्ड आप बोल सकते हो उसको, सुपर इम्पोजिशन हो गया, ज्योग्राफिकल फीचर्स बदल गए, जो लो लाइंग एरियाज थे वो हायर हो गए, हायर एरियाज जो थे वो लो लाइंग में आ गए। सो शिफ्टिंग पैटर्न है। जो मालवा प्लेटो की रिवर्स हैं, इसमें अगर हम चंबल का एंड छोड़ देते हैं, जब चंबल यहाँ चलती है तो अपनी गॉर्जेस बनाती है, अदरवाइज जितनी रिवर्स यहाँ चल रही हैं इनका इनिशियल फेज के अंदर ये यंग रिवर्स कहलाती हैं, ये मैच्योरिटी के अंदर भी अभी पूरी तरह से नहीं आई हैं, बिकॉज दे हैव नॉट अटेन्ड द डेप्थ ऑफ बेसमेंट रॉक। जब वो बेसमेंट रॉक की तरफ आ जाती हैं तब हम उन्हें मैच्योर रिवर्स बोलते हैं, और फिर जब प्लेन्स के अंदर चलती हैं, जब वो सर्पिली हो जाती हैं, तब हम उसको ओल्ड एज बोलते हैं। वो फॉर्मेशन वाला पार्ट है। अब चूंकि यहाँ पर अलग अलग डिपोजिशंस हैं और डिपोजिशन के साथ रेन पैटर्न अलग अलग है, सो कुछ अलग अलग तरह के इरोजनल पैटर्न्स मिलते हैं। जो प्लेन्स वाला हिस्सा है यानी प्लेटू का हिस्सा है, इसके अंदर जनरली सरफेस इरोजन मिलता है, खेतों वाला हिस्सा है, सरफेस के ऊपर से इकट्ठा शीट के तौर के ऊपर पानी बह जाता है। लेकिन वहीं अगर हम चंबल के बैडलैंड्स में पहुंचते हैं तो यहाँ हमारे रवाइंस हैं, और ये रवाइंस इन्हीं गलीज कैसे बनती हैं, छोटे छोटे रिल्स से बनती हैं। जब वो गहरी होती जाती हैं तो वो गहराई में उतर जाती हैं और पानी कहीं से भी बह सकता है। तो गली इरोजन का एग्जाम्पल हमको यहाँ पर मिलता है। सो ड्रेनेज पैटर्न अलग अलग तरह के एमपी के अंदर हैं, जिसमें ट्रेलिस पैटर्न भी है, जिसमें डेंड्रिटिक पैटर्न भी है। छोटी छोटी नदियों के अलग अलग अगर देखते हैं वो मेंस का हिस्सा हो जाता है। बट अगर आपका ये करा हुआ है तो आई से कि एक बार नदियों का पैटर्न जरूर देख लें, कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं डीप में जाके। साथ ही साथ में यहाँ हायर पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं कि कौन से हायर पॉइंट्स मौजूद हैं और किस जगह पर मौजूद हैं। सो मालवा प्लेटो अगर बोला तो मालवा प्लेटो के अंदर कौन सा हाई रीजन है। अब इसको सिंपल करने के लिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आते हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स से हम कुछ चीज़ों का डिवीजन करना चालू करते हैं। एक हमारा ये डिवीजन बनता है, दिस इज योर बुंदेलखंड। फिर एक डिवीजन हमारा यहां से चलता है, इसी रिवर वैली से चलता है, थोड़ा साउथवर्ड ट्रैवल करता है और यूं जाता है। दिस इज रीवा एंड पन्ना, पन्ना और रीवा वट एवर यू से। एक्चुअली पन्ना उधर है लेकिन हम इधर से ले लेते हैं रीवा पन्ना। फिर इसी वैली से एक चलता है जो सोन वैली में ट्रांजिट करता है, इट इज योर बघेलखंड। मार्जिन कहां से आ रहा है, मार्जिन रिवर वैली से आता है, डिवीजन है। लेकिन मालवा के अंदर ये डिवीजन क्लियर कट नहीं दिखता। एक और छोटा सा रीजन यहां उठता हुआ चलता है, जो इस पोर्शन से, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है बेसिकली ये ऐसा है, ये जो पोर्शन दिखता है इसके नॉर्थ नॉर्थ चलता है और टच करता हुआ निकल जाता है। दैट इज CIHL, सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स। ये बेसिकली अरावलीज का हिस्सा है।
एक्सटेंशन है अरावली इसका। बेसिकली ये उदयपुर ग्वालियर कहलाता है, जो रीजन है उदयपुर ग्वालियर रीजन है। इसके बाद हमारा मालवा रीजन है। देन ये पूरी ट्रो जो नर्मदा और सोन है ये एनएस वैली कहलाती है। सतपुराज रिमेनिंग पार्ट है। ये 7 फिजिकल डिविजन्स हैं मध्य प्रदेश के। इनके अंदर किसी भी डिवीजन का एरिया आपसे पूछा जा सकता है। लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सपांस पूछा जा सकता है, जो किताबों के अंदर अक्सर गलत रहता है। इसको वेरीफाई करेंगे तो पता चलेगा। कौन सी नदियां ओरिजिन होती हैं ये पूछा जा सकता है। कौन सी मिट्टी मिलती है ये पूछा जा सकता है। किस टाइम पर फॉर्मेशन है ये पूछा जा सकता है। कौन सा मिनरल मिलता है, कौन सी रॉक ग्रुप मिलते हैं, रॉक सीरीज मिलती हैं ये पूछा जा सकता है। कौन से मेजर शहर हैं, कौन सी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स उनकी तहसील के पार्ट्स पूछे जा सकते हैं। एनीथिंग कैन कम फ्रॉम देयर, जो लेआउट के ऊपर है। सो आई होप इसमें कुछ चीज़ छुटी है हमारी। अब फॉरेस्ट्स आते हैं इन्हीं रीजन्स में से। जहां बारिश ज़्यादा है, जहां पहाड़ ज़्यादा है, वहां इंसान हरकत करने नहीं पहुंचता। जहां हरकत करने नहीं जाता वहां जंगल होते हैं। सो पहाड़ बचे हुए हैं जहां जंगल है। तो जहां जहां पहाड़ दिख रहे हैं आंख बंद करके मार्क कर दो जंगल है। आंख बंद करके मार्क कर देना जंगल है। जहां जहां प्लेटो की बॉर्डर बनाई है आंख बंद करके मार्क कर सकते हो जंगल है। अदरवाइज यहाँ जंगल नहीं है, यहाँ जंगल नहीं है। इस बेल्ट में जरूर है कि हाईलैंड्स है थोड़े से। इधर जो जंगल मिलते हैं चूंकि पानी कम है इसलिए बारीक पत्ती का पेड़ मिलता है। गर्मी ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा होने का रीज़न क्या है आपको बहुत अच्छे से, जब आप क्लाइमेट पढ़ते हो तो एक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि जनरली स्पीकिंग हम लोग ग्लोब के 3 हिस्से करते हैं। एक वो हिस्सा होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। ये ट्रॉपिकल बहुत ज्यादा गर्म होता है। इसके नॉर्थ में और इसके साउथ में जो हिस्सा होता है ये टेम्परेट कहलाता है। टेम्परेट का हिंदी क्या है? टेम्परेट 2 तरह का होता है। वार्म टेम्परेट, हॉट नहीं होता। वार्म टेम्परेट ट्रॉपिक्स के पास होता है और कोल्ड टेम्परेट, वार्म और कोल्ड, ये पोलार रीजन कहलाता है। सो ये हमेशा सर्द रहता है और ये रीजन हमेशा गर्म रहता है। तो एमपी हाँ शीतोष्ण, ओके। एमपी रफली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से जाता है ये। सो एमपी का सदर्न पोर्शन तो 100% ट्रॉपिकल हो गया, लेकिन वो ठंडा पोर्शन है क्योंकि सतपुराज है, एलिवेशन आ जाता है। देन बड़वानी ज़रूर गर्म है साउथ के अंदर। नर्मदा वैली का हिस्सा रहता है। जितना ज़्यादा ट्रॉपिक्स में होगा, जितना समंदर की सतह के पास होगा उतना गर्म होगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर कम होने लगता है। वहीं पर एक गर्म हिस्सा इस बेल्ट में भी चलता है। तो ये जो वैलीज वाले पार्ट आते हैं इसके अंदर आप पुरानी किताबों में या आज का भी अगर आप देखेंगे तो गंज बसोदा नाम आपको बार बार मिलता है। वो पुराना एक रिकॉर्डेड आ गया तो उसको नहीं लेना। लेटेस्ट के अंदर कहाँ गर्मी ज़्यादा है, पिछले साल सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ी, उसको देखना। वो करंट अफेयर से उठा हुआ क्वेश्चन था। ये नहीं है कि गंज बसोदा हमेशा ही सबसे ज़्यादा हीट के रिकॉर्ड तोड़ेगा, बड़वानी हीट के रिकॉर्ड तोड़ता है। सो बड़वानी इज़ वन एस्पेक्ट। सबसे ज़्यादा ठंड जो पड़ती है नॉर्मल सीजन के अंदर जहाँ प्लेन्स हैं, क्यों? क्योंकि मानसून पलट जाता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून आना चालू होता है इस बेल्ट से। और ऊपर नॉर्थ में, नॉर्थ में हिमालयाज हैं, वो ठंडी ठंडी हवाएं लेकर आते हैं। तो जहां जहां पहाड़ियां दिख रही हैं इनसे जब जब वो टकराते हैं पूरा एरिया अब बेहतरीन चिल्ली रहता है। इसी तरह का एक चिल्ली एरिया यहाँ मिलता है जहां टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, नॉर्मल होता है। सो 7 डिग्रीज की रेंज आती है। अदरवाइज 40 डिग्रीज 42.5 डिग्रीज वाली रेंज चलती है। उसको आप प्लॉट करिए टेम्परेचर के अंदर। रेनफॉल पैटर्न बता दिया, क्लाइमेट बता दिया, सिंपल मॉनसून बता दिया। अब जो ये सारे पैरामीटर हैं, इन पैरामीटर के ऊपर अगर हम निकालते हैं, सो एक पहला पैरामीटर जो हमारा होता है कि समंदर के सतह के पास है क्या, नहीं। तो एक और वर्ड आप पढ़ते हो, मध्य प्रदेश की क्लाइमेट टाइप कॉन्टिनेंटल है। इसलिए है, क्यों है? क्योंकि समंदर से दूर है, इस वजह से है। समंदर के सतह पर नहीं है कि सी इसको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करे, वैसा मामला नहीं है। किस तरह की बारिश आती है? मॉनसूनल रेन्स आती हैं, इसलिए मॉनसून टाइप, ये भी शब्द आप पढ़ते हो। तो पैरामीटर ऑफ जजमेंट के ऊपर मॉनसून भी है, कॉन्टिनेंटल भी है। पैरामीटर ऑफ जजमेंट के ऊपर एक्सट्रीम है क्या? एक्सट्रीम यानी कि हमेशा गर्मी के अंदर पूरा एमपी तपरा 45 डिग्री जा रहा, 50 डिग्री पहुंच रहा, 48 डिग्री तो हो सकता है। ये भी बोल रहे हैं कि बहुत गर्मी है। तो हमको यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है। तो मॉडरेशन और एक्सट्रीम्स, इसके ऊपर काम करना है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ है, सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, एवरेज कहाँ पड़ती है, और इसमें आइसोथर्म आपको प्लॉट करनी है। अगर प्लॉट करनी है एक बार और रिवीजन कर लेना, एक बार 2 बार प्लॉट करते हो तो याद रहती है।
इसी तरह से आपको मॉनसून आने की टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए, कौन सी लाइन हमारी मॉनसून की कहाँ पर होती है। इसी तरह से रिटर्निंग मॉनसून की लाइंस आपके पास होना चाहिए कि कब कब कहाँ कहाँ होती है। मैं प्रेशर के ऊपर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जनरली वो प्रेशर वाला क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, तो आई एम स्किपिंग दैट पार्ट, वो मेंस के अंदर कर लेंगे कभी। सो दैट इज़ अ ब्रीफ ऑफ एमपी। यहाँ पर मैंने वो सब नाम नहीं लिए कि कौन सा इलाका क्या कहलाता है, कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ आती हैं और कौन सी हाईएस्ट पीक है। ये प्लेटूज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, माउंटेन का डिस्ट्रीब्यूशन है, और लिंक में डाल दूंगा मैं। भूपेंद्र ने लास्ट ईयर प्रैक्टिस कर रहा था, वो वीडियो बनाया था हमने। और कोई क्वेश्चन यहाँ पर छूट रहा है अपना फिजिकल में से? शहर प्लॉट कर सकते हैं आप, रिवराइन प्लॉट कर सकते हैं आप, डैम्स इसी पे प्लॉट कर सकते हैं आप। रिजर्वॉयर, जब भी आप डैम बनाएं तो डैम के पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे आप पानी की टंकी बनाते हैं वो आप प्लॉट कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठ कर आते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज आराम से बनते हैं। बेसिकली हम लोगों का प्रोसेस ही अलग है, इस पे से नहीं बनाते हैं। सो टेक केयर एंड स्टे सेफ।